केरल के कणूर में लेफ्ट से जुड़े युवा संगठन DYFY और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। आरोप है कि DYFI के एक बैठक में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जबरन घुस गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद DYFI के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। लेकिन कुछ ही देर में यह हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में नीली शर्ट पहने एक आदमी को कुछ लोग घेरकर पीटते दिखाई दिए, जबकि कुछ पुलिस वाले उसे भीड़ से बचाने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हालांकि जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उनमें से कई लोगों को गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाने लेकर चली गई। उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाली कुछ तस्वीर सामने आई। वहां एक इलाके में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची टीम पर एक आदमी ने हमला कर दिया। एक दिन पहले ये टीम नाव पर सफर करने वाले लोगों को टीका लगाने के लिए एक नदी के किनारे पर पहुंची थी, लेकिन नाविक इस टीम को देखते ही भड़क गया और वो नाव पर खड़े होकर बहस करने लगा। ठीक है भाई, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, चलिए लगवाना, सब लोग हम नहीं लेंगे। बहस के बीच ही वो नाविक अचानक टीम के एक सदस्य पर कूद पड़ा और उसे धक्का देकर नदी किनारे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद टीम के लोगों ने नाविक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर भागने लगा। हालांकि लोगों के समझाने के बाद उसने वादा किया कि वो बाद में कोरोना का टीका लगवा लेगा, लेकिन वैक्सीन से बचने के लिए बलिया के एक दूसरे इलाके में तो एक आदमी पेड़ पर ही चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने में वैक्सीन अभियान से जुड़ी टीम के पसीने छूट गए। वैक्सीन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े आदमी ने बहाना बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों नहीं लगाएंगे इंजेक्शन आप? हमें डर लगता है। हालांकि कुछ देर बाद उसे नीचे उतारकर कोरोना का टीका लगा दिया गया। राजस्थान में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगने के बाद भी जयपुर में खूब बवाल हुआ। कर्ज ना चुकाने पर दौसा और अलवर समेत कुछ जिलों के किसानों की जमीन को नीलाम करने के लिए बैंकों ने नोटिस भेजे थे, जिसके बाद इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो सरकार ने नीलामी की कार्रवाई पर एक दिन पहले ही रोक लगा दी थी, जिसके अगले ही दिन बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा उन किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए, जिन्हें बैंकों की तरफ से नोटिस भेजे गए थे। लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया, जिस पर वो लोग भड़क गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। इसके बाद भी जब उन किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया तो उन्होंने जमीन पर लेटकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई, जिसे देखते हुए वहां सुरक्षा और बढ़ानी पड़ी। टकराव की स्थिति आप देखिए कि पुलिस के पीछे गाड़ियां बढ़ रही है और लगातार सुरक्षा यहां पर बढ़ाई जा रही है। लेकिन हंगामा खत्म होने के बजाय बढ़ता ही गया, क्योंकि अपनी जमीन की नीलामी की खबर पर गुस्साए किसान मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े रहे। हालात तब तेजी से बिगड़ने लगे जब पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें मुख्यमंत्री आवास से दूर ले जाया गया। आरोप है कि पुलिस उन लोगों को कई घंटों तक जयपुर की सड़कों पर यहाँ वहाँ घुमाती रही। हालांकि बाद में किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस की गाड़ी से उतार दिया गया। ये किसान सारी अपनी पीड़ा सुनाना चाहते थे, जो शायद सरकार को पता नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमीन की नीलामी रोकने की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए भी दी। साथ ही सरकार ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकार का आदेश है 2018 से कि 5 एकड़ तक किसान की जमीन न कुड़क करेंगे न उसको नीलाम करेंगे। हालांकि खबर है कि राज्य के कई दूसरे जिलों से भी पीड़ित किसान जयपुर पहुंचने की तैयारी में है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना ने एक भारतीय लड़के को अगवा कर लिया। इस बारे में अरुणाचल पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद तापिर गाओ ने ट्विटर पर लिखा है कि चीन की सेना ने 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के लुंगता जोर इलाके से 17 साल के लड़के का अपहरण किया था। इतना ही नहीं, सांसद ने यह दावा भी किया कि चीन ने उस लड़के के एक साथी को भी अगवा किया था, लेकिन वो उसके चंगुल से भाग निकला और बाद में उसने अपने दोस्त की खबर प्रशासन को दी। इसलिए बीजेपी सांसद ने अगवा लड़के को जल्द छुड़ाने के लिए भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की थी। वहीं सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने इस बारे में हॉटलाइन पर चीन की सेना से बात की और लड़के की लोकेशन शेयर करने और प्रोटोकॉल के तहत उसे भारत को लौटाने की मांग की। बताया गया कि वो लड़का शिकार करने और कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और तभी से वो लापता है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी के मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक दिन पहले खबर आई कि अखिलेश अपना पहला विधानसभा चुनाव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से लड़ सकते हैं, जिसके अगले ही दिन मैनपुरी की करहल सीट का नाम भी सामने आने लगा। वहीं अखिलेश की सीट से जुड़ी इन अलग अलग खबरों के बीच उनके दोबारा सीएम बनने के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया।
और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये पूजा जीत और अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, जो 10 मार्च यानी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक चलेगी, जिसमें 11 पंडित जुटे रहेंगे। एक तरफ अखिलेश की जीत के लिए पूजा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सीट से जुड़ी खबरें आ रही हैं। पहले आजमगढ़ का नाम आया और अब मैनपुरी की करहल सीट की चर्चा है। जैसे ये खबर उड़ी कि अखिलेश वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और दावा किया कि वो करहल से अखिलेश को हराएगी। मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है, हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेस वे चढ़ नहीं पाएंगे। एक दिन पहले खबर आई थी कि अखिलेश अपने लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर उन्होंने वहां की जनता की राय लेने की बात कही थी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य बने थे, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जिन 2 सीटों का नाम चर्चा में आया, उनमें मैनपुरी की करहल सीट का नाम भी शामिल है, जहां करीब 32 साल से समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है। यहां से पार्टी को 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार जीत हासिल हुई। हाँ, 2002 में करहल से बीजेपी के टिकट पर सोवरन सिंह जीते थे, लेकिन वो भी बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। एक और सियासी फैक्टर जो जीत हार के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, वो है यादव समुदाय के वोटर। करहल में करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें यादव समुदाय के वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की संख्या भी वहां पर अच्छी खासी है। और इधर उत्तराखंड चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, उनमें अल्मोड़ा और द्वाराहाट विधानसभा सीट भी शामिल रही है। और अल्मोड़ा सीट से मौजूदा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान की जगह कैलाश शर्मा, जबकि द्वाराहाट सीट से मौजूदा विधायक महेश नेगी की जगह अनिल शाही को उम्मीदवार बनाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही दोनों नेताओं के समर्थक उनसे मिलने पहुंच गए और फूल मालाएं पहनाकर उन्हें टिकट मिलने की बधाई दी, जबकि कुछ समर्थकों ने टिकट मिलने की खुशी में दोनों उम्मीदवारों को मिठाई भी खिलाई। मैंने कभी भी ये नहीं कहा पार्टी से कि उनका टिकट बदल के मुझे दीजिए। जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कटी, उनमें हरिद्वार की खानपुर सीट भी शामिल रही, जहां तमंचा लहराने और अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जगह उनकी पत्नी कुंवर रानी देवयानी को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा 7 और विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कट गई, जिनमें यमकेश्वर से पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का नाम भी शामिल रहा। जबकि कई बड़े चेहरों पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर खटीमा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वहीं हरिद्वार से लगातार 4 बार विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 5वीं बार भी टिकट मिल गई। इसके साथ ही धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को श्रीनगर सीट से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी एक बार फिर उनकी सितारगंज सीट से मौका दिया गया है, जबकि पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते और अब बीजेपी में शामिल हो चुके प्रीतम सिंह पवार को उनकी धनौल्टी सीट से टिकट दी गई। यही नहीं, 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई सरिता आर्या को पार्टी ने नैनीताल सीट से उम्मीदवार बनाया। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 2007 वाले फॉर्मूले के तहत बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, उम्मीद जताई है उसकी। बिहार की सत्ता में सहयोगी जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी चुनाव के लिए अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच 2007 के फॉर्मूले पर गठबंधन होना चाहिए। जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी में आखिरी बार चुनावी गठबंधन 2007 में हुआ था और इस वक्त जेडीयू 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जेडीयू ने उम्मीद जताई है कि अगर गठबंधन हो तो 2007 के तरह ही सीटों का भी बंटवारा किया जाए, यानी 22 सीटों के आसपास ही उन्हें दी जाए। खबर है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही है, लेकिन जेडीयू ने यूपी चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होता है तो फिर जेडीयू अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। गोवा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं मिला। खबर है कि वो अपने पिता की सीट पणजी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिन 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उनमें उत्पल पर्रिकर का नाम शामिल नहीं था और जो पणजी सीट उनकी पसंद बताई जा रही है, वहां से पार्टी ने मौजूदा विधायक अटानसीए मुंटसेरात को टिकट दिया है। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं, उसमें से
एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उत्पल पर्रिकर को आम आदमी पार्टी की टिकट पर पणजी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। तो शिवसेना ने भी उनके निर्दलीय उतरने पर समर्थन देने का ऐलान किया। अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट लड़ता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की। उत्पल के पिता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पणजी विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनकी उम्मीदवारी की जानकारी पार्टी की ओर से जारी एक बयान के जरिए दी गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी का आभार जताने के साथ ही इस चुनाव को मंडल और कमंडल की लड़ाई बता दिया। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। इससे पहले 15 जनवरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, जिस पर करीब 33 साल से बीजेपी का दबदबा रहा है और 1989 के बाद से अब तक हुए 8 विधानसभा चुनाव में 7 बार गोरखपुर सदर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जबकि 2002 में इस सीट पर हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 तक इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी को प्रचार के दौरान मनव्वरपुर गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि जब बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी प्रचार के लिए अपने इलाके के मनव्वरपुर गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का विरोध बढ़ता देख उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर नहीं होता दिखा। विरोध करने वालों में एक दो नहीं बल्कि गांव के ज्यादातर लोग इस वीडियो में नजर आए। बताया गया कि विक्रम सैनी अपने समुदाय की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर ग्रामीणों की उनसे कहासुनी हो गई, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई देने में देर नहीं लगाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल सैनी के समर्थकों पर ग्रामीणों को उकसाने का आरोप मढ़ दिया। 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी, केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो विक्रम सैनी को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर वहां से जाना पड़ा। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी पार्टी को जोरदार झटका देने में कामयाब रही और बीजेपी में शामिल हो गई। प्रियंका मौर्य को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और ये आरोप लगाने के कुछ दिन बाद ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन गई। लखनऊ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनका पार्टी में स्वागत किया, जिसके बाद प्रियंका मौर्य कांग्रेस पर बरसी और आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी हुई। मैं पोस्टर गर्ल रही, मैंने अपनी बात भी रखी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को सुनने और समझने की क्षमता नहीं है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन पर भी उंगली उठाई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस में बगावत कर दी थी और टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। पहले से टिकट फ्री प्लान थे, हमारे साथ धोखा किया गया। प्रियंका मौर्य कांग्रेस में महासचिव थी और लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन को जोर शोर से चला रही थी। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस में 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा और प्रियंका मौर्य को भी उम्मीद थी कि उनके काम की वजह से उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की 5 लैब बंद हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन 5 लैब के बंद होने की वजह रही रिएजेंट केमिकल। ये वो केमिकल है जिसका इस्तेमाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका अहम रोल होता है। खबर है कि रिएजेंट केमिकल की कमी कुछ लैब के लिए परेशानी का सबब बन रही है और 5 लैब तो इसकी कमी की वजह से बंद करनी पड़ी है, जिसका असर ये हुआ कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट आई। किसी वायरस के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी होती है। कोरोना के मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए भी देश की कई लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है।